Hello, my dear students. I hope that you all are doing great. So, guys, BPSC 111 यानी कि परंपरागत राजनीतिक दर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक BPSC 111 के लिए आपका जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज नहीं किया है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे shop.hindustanknowledge.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपका जो पेपर कोड है वो सर्च ऑप्शन में सर्च करना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी इंग्लिश में और पारंपरिक राजनीतिक दर्शन हिंदी में ये गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। यू हैव टू पे ₹49 इफ यू वांट टू बाय दिस। एंड गाइज, ये जो नंबर गिवन है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आपकी जो भी क्वायरीज है या आप परचेज नहीं कर पा रहे हो, वेबसाइट से कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे लिंक्स गिवन रहते हैं आप उन्हें जरूर फॉलो किया करो, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। इस बात का आपको वर्णन करना है कि जो मनुष्य है उसे राजनीतिक प्राणी कहा गया, इस बात का क्या मतलब है। तो मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार मनुष्य अकेले जीवन नहीं जी सकता, वह समाज में रहकर अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हम जब भी किसी समाज में रहते हैं तो हम अकेले रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं कि अपनी कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं, तो हमें उन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जो भी हमारी जरूरतें होती हैं। तो समाज में रहने के कारण उसे नियमों, कानूनों, अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो यही कारण है कि मनुष्य का जीवन राजनीति से जुड़ जाता है। राजनीति केवल सरकार या चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के संगठन और संचालन की प्रक्रिया होती है। राजनीतिक प्राणी का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक प्राणी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो समाज और राज्य का सदस्य होकर सामूहिक जीवन में भाग लेता है, वह अपने अधिकारों की रक्षा करता है। एक राजनीतिक प्राणी क्या क्या करेगा दोस्तों? वह अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, कर्तव्यों का पालन तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है। इसी वजह से मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा गया है, क्योंकि वो ये सारी चीजें करता है। जो मनुष्य है वो विचारशील है, सामाजिक होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था का वो निर्माण करता है और उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मनुष्य को राजनीतिक प्राणी आखिर कहा क्यों जाता है। तो सबसे पहली चीज कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता। उसको भोजन, सुरक्षा, शिक्षा ये सब चाहिए, और इन सबको पूरा करने के लिए उसे समाज में रहना पड़ता है। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं और नियमों की भी आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक होता है। राज्य के कानून, नीतियां और प्रशासन उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए मनुष्य का राज्य से भी सीधा संबंध होता है। तो मनुष्य दो कारणों से एक राजनीतिक प्राणी है। पहला, सामाजिक जीवन की आवश्यकता है मनुष्य को। दूसरा, वो राज्य का सदस्य है। तीसरा, कि विचार और विवेक की क्षमता केवल मनुष्य के अंदर ही होती है, जानवरों में नहीं होती। तो मनुष्यों में सोचने, समझने, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है। फिर जो मनुष्य है उनके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। तो मनुष्य को राज्य द्वारा विभिन्न अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। इन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, इनका पालन राजनीतिक जीवन का हिस्सा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो चुनाव में मतदान करते हैं, तो राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं और जनहित के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। इससे उनकी राजनीतिक प्रकृति स्पष्ट होती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं जो ये सिद्ध कर देंगे कि जो मनुष्य है वो एक राजनीतिक प्राणी है। तो आज राजनीति का प्रभाव जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में हमें जो राजनीतिक निर्णय है वो हमें प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो आधुनिक लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सभी लोग राजनीति में रुचि नहीं लेते। कोई व्यक्ति केवल अपने निजी जीवन पर ही ध्यान देते हैं,
फिर भी वे राज्य के कानूनों और नीतियों के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए राजनीति से पूरी तरह कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। केवल यह कह देना कि हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप राजनीति में बनाए गए कानून और उससे बनाई गई नीतियों के अंतर्गत ही रह रहे हो। तो अंत में कहा जा सकता है कि अरस्तु का जो ये कथन है वो आज भी प्रासंगिक है। मनुष्य सामाजिक विवेकशील और संगठित जीवन जीने वाला प्राणी है। वह राज्य और समाज का अभिन्न अंग है तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं से निरंतर वो प्रभावित होता है। इसलिए यह कहना उचित है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन लॉक से जुड़ा हुआ है, जो कि एक उदारवादी विचारक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉक का संपत्ति का सिद्धांत उनके जीवन दर्शन का केंद्र है। इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो जॉन लॉक आधुनिक उदारवादी राजनीतिक विचारकों में उनका प्रमुख स्थान है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी अवधारणाओं को विकसित किया है। सबसे पहली चीज, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सीमित शासन जैसी अवधारणाओं को विकसित किया और उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। तो जॉन लॉक ने दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की है और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकारों को रखा। पहला आपका जीवन, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा संपत्ति का अधिकार। इसमें संपत्ति का सिद्धांत उनके राजनीतिक दर्शन का मुख्य आधार है, क्योंकि राज्य की स्थापना और शासन की वैधता का उद्देश्य ही व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो राज्य का उद्देश्य क्या होता है? जो भी व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति की रक्षा करना। तो लॉक के अनुसार प्रकृति ने पृथ्वी और उसके संसाधन सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को किसी वस्तु के साथ जोड़ता है तो वह वस्तु उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। ठीक है, जब हम अपने श्रम को किसी वस्तु के साथ जोड़ देते हैं तो वो वस्तु हमारी क्या बन जाती है? निजी, मेरी खुद की संपत्ति बन जाती है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जंगल से फल तोड़ता है या जंगल की भूमि पर खेती करता है तो उसके श्रम के कारण वह फल और वो फसल उसकी संपत्ति बन जाती है। तो इस प्रकार श्रम ही संपत्ति का मूल स्रोत है। तो लॉक का मानना है कि व्यक्ति अपने शरीर और श्रम का स्वामी होता है, इसलिए श्रम से उत्पन्न वस्तु पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। तो यही निजी संपत्ति के अधिकार का आधार है। समझ में आ गया जॉन लॉक के निजी संपत्ति से क्या मतलब है? संपत्ति और प्राकृतिक अधिकारों के बारे में वो क्या कहते हैं उसको जानेंगे। तो लॉक ने संपत्ति को केवल भूमि या धन तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार संपत्ति में व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता और भौतिक संसाधन भी शामिल है। इसलिए संपत्ति की रक्षा करना मानव अधिकारों की रक्षा के समान है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार किसी राजा, सरकार या कानून द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति के अधिकार तो मौजूद थे, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं थी। ठीक है, मतलब हमारे पास शुरुआत में संपत्ति के अधिकार थे बट उसकी सुरक्षा नहीं थी, इसलिए फिर लोगों ने सामाजिक अनुबंध किया। तो राज्य का मेन काम है नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना, और यदि सरकार इस उद्देश्य को पूरा नहीं करती, लोगों की संपत्ति का हनन करती है, तो जनता क्या कर सकती है? उसका विरोध भी कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिखोगे। जॉन लॉक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना, उनकी संपत्ति के सिद्धांत के बारे में बताना, फिर उसका एक उदाहरण देना, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताना, फिर संपत्ति के सिद्धांत का महत्व आप बताएंगे कि निजी संपत्ति के अधिकार को वैचारिक आधार उन्होंने प्रदान किया है। उदारवाद और पूंजीवाद के विकास में उन्होंने योगदान दिया। सीमित सरकार और व्यक्तिगत सरकार की अवधारणा को मजबूत किया। उदारवाद और पूंजीवाद, आप जानते हो कि आज के समय में जो पूंजीवादी हमें विश्व देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है, उसको आधार जॉन लॉक ने ही प्रदान किया है। आधुनिक जो आज के समय में लोकतंत्र है, वहां पे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का आधार मानव श्रम के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। फिर उनकी किन बातों पे आलोचना की जा सकती है? तो लॉक के संपत्ति सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आलोचकों का कहना है कि इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। कुछ विचारकों के अनुसार संपत्ति केवल श्रम का परिणाम नहीं होती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
तो संपत्ति केवल श्रम कर लेने से आपकी नहीं हो जाती है, उसमें और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहना है लोगों का। तो लॉक का संपत्ति का सिद्धांत उनके राजनीतिक दर्शन का दोस्तों एक केंद्र बिंदु की तरह है। उन्होंने संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानते हुए उसकी सुरक्षा को राज्य का प्रमुख उद्देश्य बताया है। ठीक है, उन्होंने संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानते हुए उसकी सुरक्षा को राज्य का प्रमुख उद्देश्य बताया है। श्रम को संपत्ति का आधार मानकर उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित शासन, उदारवादी लोकतंत्र, इन सब चीजों की नींव रखी है। इसी कारण लॉक का संपत्ति सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है जहां पे आपको नागरिकता पर अरस्तु की धारणा को स्पष्ट करना है। तो अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति, समाज और राज्य के विषय में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में नागरिकता की विस्तृत व्याख्या हमें मिलती है। ठीक है, तो कौन सी है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों? उसका नाम है पॉलिटिक्स। और उस किताब में हमें किस चीज के बारे में मिलता है? नागरिकता के बारे में देखने के लिए मिलता है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य केवल रहने का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य नागरिकों का नैतिक और बौद्धिक विकास करना है। इसलिए नागरिकता का प्रश्न उनके राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का क्या अर्थ होता है, इसको जानेंगे। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो क्या करता है? जो राज्य के शासन और न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, नागरिक, यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है आपका? नागरिक शब्द आ रहा है। तो नागरिक कौन है? जो राज्य के शासन में और न्यायिक कार्यों में भाग लेगा। केवल किसी राज्य में जन्म लेना या निवास करना नागरिकता के लिए पर्याप्त नहीं होता। नागरिकता का वास्तविक अर्थ है कि आप उस देश में, उस राज्य के कार्यों में भागीदारी आप कर रहे हो, आप उसमें सम्मिलित हो रहे हो। तो उनके शब्दों में नागरिक वह है जो न्यायालयों तथा शासन संबंधी संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार रखता हो। इस प्रकार नागरिकता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी होती है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो नागरिकता है वो केवल मेरा अधिकार नहीं है बल्कि मेरा एक कर्तव्य, मेरा एक उत्तरदायित्व है। नागरिकता की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जब हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो हम शासन में हमारी भागीदारी होती है। नागरिकों को राज्य के निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। उनके कुछ अधिकार होते हैं, साथ ही साथ उनके कर्तव्य भी होते हैं। केवल अधिकारों तक नागरिकता सीमित नहीं होती। नागरिक का दायित्व है कि वह राज्य के हित में कार्य करे। अरस्तु का मानना था कि नागरिकता व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास में भी सहायता करती है। तो राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा देना नहीं बल्कि एक व्यक्ति का, एक नागरिक का नैतिक विकास भी करना है। सदाचारी नागरिक तैयार करना है। सक्रिय नागरिक होना चाहिए, निष्क्रिय नागरिक के पक्ष में वो नहीं थे। नागरिक सक्रिय होने चाहिए जो समाज के कल्याण के लिए काम करे। नागरिकता की कुछ सीमाएं होती हैं। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों से भिन्न थी, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को नागरिक नहीं माना। उनके लिए महिलाएं नागरिक नहीं थी, दासों को नागरिकता का अधिकार नहीं था, विदेशी निवासियों को नागरिक नहीं माना। केवल स्वतंत्र और योग्य पुरुष ही नागरिक कहलाने के अधिकारी थे। इसी कारण नागरिकता की अवधारणा सीमित और अभिजनवादी यानी कि इलीट ओरिएंटेड देखने के लिए हमें मिलती है। केवल अमीर लोगों के पास ही नागरिकता थी। तो अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने नागरिकता को राज्य के कार्यों में भागीदारी से जोड़ा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि महिला, दास, विदेशी को नागरिकता से बाहर रखना आधुनिक समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांत के भी विपरीत है। तो आपको इसका मूल्यांकन करना है जिसमें आप अपने भी खुद के कुछ व्यूज ऐड कर सकते हो। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। उन्होंने नागरिकता को अधिकारों, कर्तव्यों और नैतिक विकास से जोड़ा। यद्यपि उनकी अवधारणा सीमित थी, फिर भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और उत्तरदायित्व पर उनका जोर आज भी लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है।
आपका अगला क्वेश्चन है प्लेटो का, कि प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत पर आपको चर्चा करनी है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो प्लेटो है वो कहाँ के थे? प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना। ठीक है, जो शिक्षा है वो व्यक्ति और राज्य का क्या करती है दोस्तों? विकास करती है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना, उसके नैतिक गुणों का विकास करना और उसे एक आदर्श नागरिक बनाना है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में शिक्षा के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास करना है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षा का दोस्तों उद्देश्य है किसी भी मनुष्य के शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा का विकास, वो भी संतुलित तरीके से। तो वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं और शिक्षा का कार्य है उस व्यक्ति की उन योग्यताओं को विकसित करना। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं, तो शिक्षा के माध्यम से वो जो व्यक्ति है वो सत्य, न्याय, साहस, संयम जैसे गुणों को क्या करते हैं? सीख जाते हैं। शिक्षा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि जो शिक्षा है प्लेटो के हिसाब से राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। जो राज्य है वो शिक्षा का संचालन करे। शिक्षा निजी हाथों में नहीं होनी चाहिए, अगर वो निजी हाथों में होगी तो असमानता बढ़ जाएगी। नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। उनके अनुसार एक अच्छा नागरिक बनने के लिए चरित्रवान होना आवश्यक होता है। और प्लेटो ने शरीर और मन दोनों के विकास पर भी बल दिया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप प्लेटो के ऐड करोगे क्या, कि राज्य के नियंत्रण में शिक्षा नागरिकों के नैतिक और चारित्रिक विकास में हेल्प करती है, शारीरिक और मानसिक विकास में, और योग्यता के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार सभी व्यक्तियों की क्षमताएं समान नहीं होती, इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार उसे उचित कार्य करने के लिए तैयार करे। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को जानते हैं तो जन्म से 6 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चों के पालन पोषण और अच्छे संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा खेलों के माध्यम से हो। 6 से 18 में प्रशिक्षण मिले, संगीत, साहित्य, नैतिक शिक्षा मिले। इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। 18 से 20 में सैनिक प्रशिक्षण मिले ताकि उनमें साहस और अनुशासन आए। 20 से 35 वर्ष तक योग्य विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र की उच्च शिक्षा दी जाती है और 35 से 50 तक उन्हें प्रशासनिक कार्यों और व्यवहारिक अनुभव का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा उसे शासक बनने का अवसर भी मिलेगा। तो प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत का क्या महत्व है इसको जानते हैं। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। समान शिक्षा, नैतिक विकास, व्यक्तित्व निर्माण, योग्यता, इन सब के आधार पर शिक्षा जैसे विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार और आदर्श राज्य की स्थापना का माध्यम माना है, क्योंकि जो प्लेटो का आदर्श राज्य वाला सिद्धांत है ना, ये उससे रिलेटेड है। तो आदर्श राज्य में प्लेटो के जो विचार हैं वो आपको पता होने चाहिए। शिक्षा पे उनके विचार ये आपने पूरे लिख लिए, और शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शिक्षा का उद्देश्य, द रिपब्लिक, ये सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अत्यंत व्यापक और आदर्शवादी है। उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन के सर्वगीण विकास का साधन माना है, सर्वगीण ओवरऑल जो विकास है मानव का उसके लिए। और उनका विश्वास था कि उचित शिक्षा से ही अच्छे नागरिक और आदर्श राज्य का निर्माण संभव है। इसलिए प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार आज भी शिक्षा दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सो दोस्तों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपके जो भी बाकी के पेपर कोड्स हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके कोड्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हम लेकर आए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी हमारे लिंक्स मिलेंगे आप उन सभी लिंक्स को फॉलो करो ताकि आपको न्यू अपडेट्स इग्नू से रिलेटेड मिलते रहें।